चीजें बता रहा हूं तो मैं किस बेस पे बता रहा हूं कि मैंने किस चीज को देखा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कागज का टुकड़ा देखा उस बेस पे। मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो मैं 2019 में सिलेक्टेड हूं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल कमांडेंट मिनिस्ट्रियल में, और मैंने 2021 में रिजाइन दे दिया। और उसके बीच मैंने सारा जो मिनिस्ट्रियल काम होता है वो मैंने देखा है। यानी कि जो मैं जिस सीट पे मैं काम करता था उस सीट पे मैं रिक्रूटमेंट देखता था, रिटायरमेंट देखता था, प्रमोशन देखता था, और तरह तरह की चीजें, अलाउंसेस वगैरह बहुत कुछ देखता था मैं एक सीट पे, और कई काम भी होते हैं वहां पर। उसके साथ ही मैंने एसएससी जीडी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया हुआ है, ताकि जब बच्चे ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को लेके आते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट में क्या कमी होती क्या नहीं होती, तो वो भी मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरे पास है उसका। तो उसके आधार पे मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ कि किस चीजों को वो इग्नोर करते हैं और किस चीजों को वो वैलिड मान लेते हैं और किस चीजों को इनवैलिड मानते हैं, वो सब सारी चीजें मैं आपको बताऊँ। नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्टेडा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एसआई स्टेनो की जो एग्जामिनेशन का नोटिस है वो आ गया है। मतलब कि ऑफिशियली नहीं आया, मेरी तरह से वायरल हो गया है, जिसमें सब कुछ डेट वगैरह लिखी हुई है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो चुका है, इसमें आपका पीएचडी पहले होगा, डीवी पहले होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, उसके बाद टाइपिंग शॉर्ट हैंड और आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है। मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके उसकी वीडियो को भी देख लेना, उसे मैंने डिटेल में बताया। इस वीडियो में हम खास ये बात करने वाले हैं कि पीएचडी और डीवी वो आपका कैसे होने वाला है, क्योंकि डीवी में भी डाउट है और पीएचडी में बच्चों को डाउट है। डीवी में डाउट ये है कि उनके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है, या डॉक्यूमेंट उनका ओल्ड है, यानी कि ओल्ड पिछली डेट का है, या फिर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट वहां पर लगाया है वो एक्सपायर हो गया है और नया डॉक्यूमेंट चाहिए, ये वगैरह वगैरह की तरह बहुत तरह की समस्याएं होती है, मुझे पता है। तो इस वीडियो में आपको सारा सोल्यूशन मिलने वाला है और सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि मैं अपनी बात को अच्छे से समझा सकूंगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, वहां आपको पीडीएफ वगैरह मिलता रहता है। इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना, और चैनल को जाने से पहले नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस भी कर लेना। और हमने ऐप भी लॉन्च किया है, तो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आपको ऐप भी डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ट्रेडमेन की भी मिल जाएगी और एसएससी जीडी की भी मिल जाएगी। तो वहां से आप टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इससे पहले अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूं कि मैं ये चीजें बता रहा हूं तो मैं किस बेस पे बता रहा हूं, कि मैंने किस चीज को देखा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कागज का टुकड़ा देखा उस बेस पे। मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो मैं 2019 में सिलेक्टेड हूं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल कमांडेंट मिनिस्ट्रियल में, और मैंने 2021 में रिजाइन दे दिया। और उसके बीच मैंने सारा जो मिनिस्ट्रियल काम होता है वो मैंने देखा है। यानी कि जो मैं जिस सीट पे मैं काम करता था उस सीट पे मैं रिक्रूटमेंट देखता था, रिटायरमेंट देखता था, प्रमोशन देखता था, और तरह तरह की चीजें, अलाउंसेस वगैरह बहुत कुछ देखता था मैं एक सीट पे, और कई काम भी होते हैं वहां पर। उसके साथ ही मैंने एसएससी जीडी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया हुआ है, ताकि जब बच्चे ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को लेके आते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट में क्या कमी होती क्या नहीं होती, तो वो भी मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरे पास है उसका। तो उसके आधार पे मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ कि किस चीजों को वो इग्नोर करते हैं और किस चीजों को वो वैलिड मान लेते हैं और किस चीजों को इनवैलिड मानते हैं, वो सब सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और यहाँ बहुत ज्यादा सावधानी से वो आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। सबसे पहले आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आपसे बोली गई है, जो इसकी इनिशियल क्वालिफिकेशन, इनिशियल इससे जो भी इसकी पहली क्वालिफिकेशन, यानी कि आगे बाद 10+2 तो होना चाहिए, तो 10+2 का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपका एज वेरिफिकेशन करने के लिए ये हाई स्कूल भी आपसे मांगेंगे, तो आप दोनों डॉक्यूमेंट लेके जाना, ओरिजिनल भी लेके जाना, उसकी कॉपीज भी लेके जाना, ठीक है। हाई स्कूल लेके जाना, क्योंकि हाई स्कूल से आपका एज वेरिफिकेशन। उसके बाद अभी पीएचडी वगैरह पे भी आएंगे और वेट की बात भी करेंगे, क्योंकि महिलाओं में सबसे ज्यादा कंसर्न इस बात का है कि क्या उनका वेट, क्या वो अंडर वेट तो नहीं है या ओवर वेट भी, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ जो थर्ड डॉक्यूमेंट आपका है ओबीसी, एससी और एसटी ईडब्ल्यूएस, अगर आप इनमें से कोई भी हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर डाउट ये आता है कि बहुत से बच्चों ने ओबीसी स्टेट का बनवा के स्टेट का लगा दिया। अब उनके मन में ये सवाल है कि क्या मैं वो स्टेट का डॉक्यूमेंट मैंने जो लगा रखा है, क्या उसके बेस पे मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छाड़ दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपको नहीं निकालेंगे। आपने डॉक्यूमेंट वहां पर लगाया है, अगर आपके पास सेंट्रल का डॉक्यूमेंट है और बोल रहे हैं कि उसमें डेडलाइन भी दी गई है कि इस डेडलाइन तक का होना चाहिए, ऐसा भी नहीं। अगर डेडलाइन के बाद का भी डॉक्यूमेंट है ना, तब भी आपका डॉक्यूमेंट कंसल्ट किया जाएगा। डेडलाइन होती है किसके लिए है? डेडलाइन होती है जो एज के लिए होती है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए होते हैं। इसके लिए आपकी डेडलाइन उतनी मायने नहीं रखती, लोग मान जाते हैं, जितना मैंने देखा एक्सपीरियंस किया है उस पर चीजें मान जाते हैं। अगर आपका जो डेडलाइन, जैसे जो भी इसकी लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की, उसके बाद का भी डॉक्यूमेंट है ये सब, तो उस पर भी लोग मान जाते हैं, उसमें कोई ज्यादा कंसर्न नहीं होता।
ठीक है। उसी साथ आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट जो आपके होंगे वो सेंट्रल के होंगे। SC/ST तो सेंट्रल के ही बनते हैं, मगर ओबीसी के स्टेट का भी बनता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी है, कुछ जगहों पे स्टेट का बनता है, जैसे कि हिमाचल वगैरह में कई जगह पे कुछ जो प्रावधान अलग अलग रखे गए हैं तो वहां स्टेट का ही बनता है। मगर आप सेंट्रल का बनवा लेना कि सेंट्रल की आप कैटेरिया में आते हो कि नहीं आते, जो शायद 8 लाख का जो कैटेरिया है उस पर कैटेरिया में आते हो कि नहीं आते हो, तो ये सर्टिफिकेट बनवा लेना, अभी बनवा लेना। इससे ये रहेगा कि आपको कुछ पुराना तो दिखा पाओगे, एजम रिसेंट का तो नहीं दिखाओगे ना। अगर आपकी यहाँ पर एक भी ये भी डाउट रहता है बच्चों के मन में कि क्या उनके नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है तो क्या उनको डॉक्यूमेंट में हटा दिया जाएगा। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पिता वगैरह के नाम में कोई गलती है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा जाना है अपनी तहसील में, जो भी मंडल होता है वहां पर जाके आपको एक एफिडेविट बनवा लेना 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में कि मेरी डेट ऑफ बर्थ या मेरे पिता का नाम ये है मगर भूलवश मेरे डॉक्यूमेंट पे ये है, ठीक है। उस तरह का आप दिखा के आप अपने आप को वैलिड करवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ ये भी होता है कि जो ये सर्टिफिकेट होते हैं ये किस लेवल के इशू के होने, देखिए जो भी होता है वो तहसीलदार से ऊपर का होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं आंचल अधिकारी ऐसे करके होते हैं, अंचल अधिकारी ऐसे करके कुछ नाम होता है, बिहार में चलता है, तो वहां से भी लोग इशू करवा लेते हैं। हमारे पास एक बच्चे का डाउट आया, उसको CISF के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटा दिया गया था। किस वजह से हटा दिया? क्योंकि जो उसका डॉक्यूमेंट था वो काफी मतलब कि तहसीलदार से नीचे का था, तो जब भी अपने डॉक्यूमेंट बनवाए तो तहसीलदार, SDM या DM लेवल से ही बनवाएं, उससे नीचे का ना बनवाएं। उसके साथ ही अपनी ID प्रूफ वगैरह लेके जाएं, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, वोटर ID कार्ड है या पैन कार्ड है। और आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके हाई स्कूल की डेट ऑफ बर्थ से मैच करनी चाहिए। तो ये चीजें आप देख लेना, जो भी आप ID प्रूफ दे रहे हो उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अदर्स डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप अगर हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो अपने हिल एरिया का दिखाना है, क्योंकि वहां पर आपको हाइट में छूट मिलेगी, तो आपने हिल एरिया के डॉक्यूमेंट को भी दिखाना उस हिसाब से, ठीक है, जहां से आप बिलोंग करते हो, अगर स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। ये सब मैं बातें कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और ये अपने जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया पड़ते हैं, ठीक है, वहां के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि वो अपना जो अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है वो सब वहां लेके जरूर जाएंगे, क्योंकि वो उनके बाद उनको हाइट में छूट मिलेगा ना। जो हिल एरिया और स्पेशल कम्युनिटी वाले हैं, गोरखा, कुमाऊं, मराठा, ये सब उनको दिखाना पड़ेगा, उनको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, और हम वहां का चीजें जो भी डॉक्यूमेंट वहां से मिलता है वो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं PST में। PST आपको पता है 165 सेंटीमीटर, और ये केवल एक PST है, कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं होने वाला, ना आपकी आईज चेक होने वाली, ना आपका हैंड चेक होने वाला, नाक, नी, फ्लैट फुट, कुछ भी चेक नहीं होने वाला। ये सिंपल आपकी एक स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि आपका मेजरमेंट होगा बस, और के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मेल के लिए हाइट की बात करें तो PST होगा, उसमें 165 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट आपका 77 से 82 चाहिए। और जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी 162.5 सेंटीमीटर चाहिए हिल एरिया वालों के लिए, और ST कैंडिडेट भी है उनके भी हाइट चाहिए 162.5 ST कैंडिडेट के लिए। चेस्ट है वो 76 से 81 चाहिए, और जो हिल एरिया और जो नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते हैं वो 77 से 82 सेट दिखाएंगे अपना। उसके बाद जो फीमेल है उन फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। अब फीमेल में भी डाउट होगा कि हाइट में थोड़ा, कोई बात नहीं, अगर आपको डाउट है फिर भी आप जाओ सेंटर पे, आप रिजेक्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको फेस करना चाहिए, ठीक है, आपको फेस करना चाहिए, आपको जाना चाहिए वहां पर सेंटर पे, ठीक है। क्या हो सकता है बाई चांस लक हो कि आपका हो जाए सिलेक्शन, आपको लगता है कम है मगर हो सकता है आपकी कम ना हो। और उसके साथ जो हिल एरिया के उनके लिए 150 सेंटीमीटर और ST कैंडिडेट उनके लिए भी 150 सेंटीमीटर। अब उस सबसे मेन बात आ जाती है फीमेल्स और मेल में वेट की, कि वेट कितना होना चाहिए। मैंने वेट की स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे। मगर मैं ये बता दूं आपको कि वेट जो होता है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होता है। मैं अपनी बात बताऊं, जब मेरा ITBP में फिजिकल हुआ था तो मेरा वेट जो ओवरवेट था, अब इससे मेरी हाइट जो है वो मेरी हाइट है 167.5 है, मगर उन्होंने मेरी हाइट 167 नापी थी, ठीक है। जो मेरे डॉक्यूमेंट है उसमें मेरी हाइट 167 उन्होंने मेंशन की थी। अब उन्होंने 167 के हिसाब से मगर मैं वेट बताऊं तो मेरा वेट 65 से 67, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी अगर आपकी हाइट अगर 150 सेंटीमीटर है, मैं फीमेल्स की बातें बता रहा हूं, फीमेल्स की बताऊं तो फीमेल्स की जो वेट है वो 145 से 147 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका इतना वेट है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपका 51 और 52 किलो भी है
तब भी कोई दिक्कत नहीं। इतना वेट का उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वेट की प्रॉब्लम उसकी हो जाती है जिसका वजन, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, अब उसका वेट 70 किलो हो जा रहा है, 80 किलो हो जा रहा है, तो वहां पर वेट का कंसर्न आता है, वहां पर वेट की प्रॉब्लम आती है। मगर थोड़ा बहुत 3-4 किलो 5 किलो चल जाता है। मेरा खुद चल गया, मैं खुद ओवरवेट था, मगर मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ ना, आपने देखी भी तो फोटो मेरी वर्दी में। तो वेट उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अंडर वेट भी हो तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वेट का उनको पता है कि वेट बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत अगर कुछ अच्छे से खाना पीना खाने लगते हैं, घी वगैरह खाने लगते हैं, वेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो वेट उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैंने वेट को समझा दिया। मेल के लिए बता दूं, अगर मेल की हाइट 160 कितनी 165 है, तो उनका वेट 62 से 65 के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इतना वेट होना चाहिए। अगर 65 के ऊपर चला जाएगा तो वो ओवरवेट आ जाएंगे, ठीक है, ओवरवेट चले जाएंगे। मेरा वेट बता दो, मेरा वेट 167 या 165 था, तो मुझे ओवरवेट में डाल दिया था उन्होंने। तो आप भी अपना वेट देख लेना, इस तरह से आपका वेट है। जो ज्यादा हाइट वाले होंगे, अगर 180 सेंटीमीटर हाइट वाले हैं, तो उनका वेट भी 75 से 80 के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। ये बॉडी मास होता है, उसको BMI कहते हैं, उसकी तरह अकॉर्डिंग उसके हम नापते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी डिटेल आपको दे दी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, अभी 4-5 दिन का समय है जिसमें तैयार कर लो। उसके बाद अपनी फिजिकल वगैरह के थोड़ा रखो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक वगैरह पर जाओ, अपने थोड़े बॉडी को हेल्दी रखो, ठीक है, और मतलब पानी वगैरह अच्छे से पियो, और रनिंग वगैरह हल्की फुल्की करते रहो। जैसे आपको पता है मैं सुबह खुद जाता हूँ 4 बजे, और बच्चों को सिखाता हूँ वगैरह भी हूँ। तो मैं भी आपसे कहूंगा कि आप भी अपने आप को थोड़ा रेगुलर फिट रखो, क्योंकि उसके बाद आपका लास्ट में मेडिकल भी तो होना है, तभी से अपने आप को फिट भी रखना है। तो वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।